हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का ये वीडियो स्पेसिफिक उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस समय क्लास 12th में हैं और जेई 2023 पर फोकस कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का अबाउट 70 to 80% सिलेबस उनके रिस्पेक्टिव कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कंप्लीट हो चुका है और कई सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे भी होंगे जिनका ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस बाइंड अप हो चुका होगा। और अब सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा वो है कि हाउ टू रिवाइज इफेक्टिवली। हमारे पास जो टाइम इंटरवल है वो बहुत लिमिटेड टाइम इंटरवल है और इस गिवन टाइम इंटरवल के अंदर हमने अपनी जेई की प्रिपरेशन में जो लास्ट 18 मंथ्स में इतने एफर्ट्स मारे हैं, इन एफर्ट्स को फाइनली किस तरीके से समराइज करके अपने रिजल्ट में कन्वर्ट कर पाए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि मैं क्या क्या डिस्कशन करने वाला हूं। सबसे पहले कि क्या नहीं करना है, मतलब हमें किन चीज़ों को अवॉइड करना है उस बारे में डिस्कशन करूंगा। सेकंड कि हमें क्या क्या करना है और फिर एट द एंड मैं डिस्कशन करूंगा कि हमें फिजिक्स में वेटेज वाइज किन चैप्टर्स का रिवीजन पहले करना है और किन चैप्टर्स को हमें बाद में रिवाइज करना है। क्लियर है बात। मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैं यहां पर कोई हवाबाजी करने वाला नहीं हूं। मैं यहां पर आपको जो मेथड बता रहा हूं वो एक साइंटिफिक वेल प्रूवन मेथड है भाई। मतलब इस मेथड को हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस ईयर्स में कई सारे स्टूडेंट्स पर अप्लाई कर चुके हैं और इसके जो रिजल्ट्स निकल के आया ना, दैट इज ऑसम। मतलब कई सारे स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 3 to 4 मंथ्स में डिसिप्लिन रह करके इस मेथड को फॉलो करके ना मिरेकल कर चुके हैं। तो इसीलिए जो स्टूडेंट्स क्लास 12th में हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करूंगा मैं आगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। पहली चीज, ओवर थिंकिंग। मैंने ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस पीरियड में सबसे ज्यादा यही करते हैं। मतलब अगर मैं कहूं कि 24 आवर्स इन अ डे तो उसमें से अबाउट 5 to 6 आवर्स आर कंप्लीटली डिवोटेड टू ओवर थिंकिंग। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस बैठ करके सोच रहे हैं कि क्या करना है। एग्जीक्यूशन ऑलमोस्ट जीरो है। और इसके पीछे पता है रीजन क्या है? रीजन है कि पैरेलली बहुत सारी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी हैं। मतलब हमें अपनी जेई की प्रिपरेशन के साथ साथ अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन पर भी फोकस करना है। हमें स्कूल्स के जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं उन पर भी फोकस करना है। तो जब मल्टीपल एक्टिविटीज एक साथ स्टार्ट हो जाती हैं तो माइंड पर सडन बर्डन बढ़ने लग जाता है और यहां से हमारी एफिशिएंसी कम होने लगती है और हम बैठ करके सिर्फ प्लानिंग करते रहते हैं और उसे एग्जीक्यूट नहीं कर रहे होते हैं। तो पहली चीज तो अवॉइड द ओवर थिंकिंग। और ओवर थिंकिंग को अवॉइड कैसे किया जाए? अब मैंने बोल दिया कि भैया ओवर थिंकिंग अवॉइड कर दो, तो ऐसा तो है नहीं है भाई, अवॉइड हो जाएगी। अवॉइड कैसे किया जाए उसका तरीका यह है कि हमें अपने आप को फ्री रखना ही नहीं है। जो भी स्टूडेंट जितना ज्यादा फ्री है ना उसके साथ उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम्स है। अगर आप मॉर्निंग में जब सुबह उठते हैं और आपको पूरे दिन का प्लान पता है, आपको पता है आज का टारगेट मेरा क्या क्या है, आज मुझे अपने किस किस टारगेट को अचीव करना है। जब आपके पास पूरा प्लान होगा तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा कि बैठ करके आप सोचें कि मुझे क्या करना है। और जब आप फ्री नहीं होंगे ना तो आई एम श्योर कि आपकी ये जो प्रॉब्लम है ना ओवर थिंकिंग वाली, वो अपने आप ही कम हो जाएगी। तो पहले भाई ये बंद करें। दूसरा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। हमें मंथली प्लान नहीं बनाने। हम इससे पहले भी कई बार अपने टाइम टेबल्स और अपने शेड्यूल बना चुके हैं ना। आपने अपने लास्ट 18 मंथ्स की जर्नी में ये काम कितनी बार किया है? अपने आप से पूछिए सवाल। सवाल ये है कितनी बार उसे एग्जीक्यूट किया है, कितनी बार उसे फॉलो किया है। मैं तो ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स को जानता हूं कि जितना टाइम उन्होंने इस प्लानिंग को बनाने में दिया ना, उतने नंबर ऑफ आवर्स तो इवन इसे फॉलो भी नहीं कर पाए। और मंथली प्लानिंग बनाने से या वीकली लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाने से मैं आपको बता दूं कि कभी संभव ही नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो पाए, क्योंकि आप एग्जीक्यूशन उस एनर्जी से कर ही नहीं पाएंगे।
जब हम प्लान कर रहे होते हैं तो हमारा लेवल ऑफ एनर्जी बहुत हाई होता है, लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तो हमारा लेवल ऑफ एनर्जी सडन डिक्रीज हो जाता है। और फिर होता क्या है कि जब हम अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं तो फिर वहां से स्टार्ट होता है हमारा टेंशन, डिप्रेशन, हम परेशान होना शुरू हो जाते हैं। हमें लगता है कि यार हम तो फॉलो ही नहीं कर पा रहे, और यहां से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस स्टेज में आकर के गिव अप करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करनी। क्या करना है मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, अभी बात चल रही है अवॉइड। नेक्स्ट इज रैंडम एफर्ट्स। ये इस पीरियड में सबसे ज्यादा देखा जाता है। स्टूडेंट्स कुछ भी सिस्टमैटिक तरीके से नहीं करते हैं, किसी भी चीज को प्रॉपरली एंटायरली कंप्लीट नहीं करते हैं। कुछ देर कोई और टॉपिक पढ़ेंगे, जब तक समझ में आ रहा है तब तक उसे कंटिन्यू करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किए, जब तक समझ में आ रहा था आप उसे पढ़ते रहे। जहां पर थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ, जहां पर आपको अपने ब्रेन की एनर्जी को यूज करना पड़ रहा है, वहां पे आपका एकदम से कंफर्ट खराब हुआ, डिस्टर्ब हुआ, बंद करके रख दिया। सोचा यार मजा नहीं आ रहा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक अच्छा सब्जेक्ट नहीं है। फिर हमने कोई नया सब्जेक्ट उठा लिया, सपोज फिजिक्स उठाया, फिर हम फिजिक्स को पढ़ना शुरू किए। जब तक हमसे क्वेश्चंस हो रहे हैं या जब तक हमें थ्योरी समझ में आ रही है, वी आर एंजॉइंग इट। फिर क्या हुआ, जहां पर चीजें समझ में आना बंद हुई, क्वेश्चंस बनना बंद हुए, हमारा इंटरेस्ट कम हुआ। हमारा इंटरेस्ट कम हुआ, हमने उसे बंद किया, साइड में रख दिया। थोड़ी देर केमिस्ट्री पढ़ ली, थोड़ी देर फिजिक्स पढ़ ली, थोड़ी देर मैथ्स पढ़ ली। फिर उसके बाद लगा नहीं नहीं यार, जेई की प्रिपरेशन नहीं, बोर्ड की प्रिपरेशन पे फोकस करते हैं। तो फिर हम एनसीईआरटी ओपन करके बैठ गए। फिर एनसीईआरटी 1-2 घंटे पढ़ ली, फिर एनसीईआरटी में भी मजा आना बंद हो गया, इंटरेस्ट आना बंद हो गया। फिर उसके बाद हमने उसको बंद करके रख दिया। फिर हम जेई मेंस के पीवाईक्यू सॉल्व करना शुरू कर दिए। फिर जेई मेंस के पीवाईक्यू 3-4 लगाए, जब तक बन रहे थे वी आर एंजॉइंग इट, और जैसे ही नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट होना बंद हुए, उसे भी बंद करके रख दिया। दीज आर द रैंडम एफर्ट्स। जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे कि मैं उन्हीं की कहानी अपनी मुंह जुबानी सुना रहा हूं। क्यों? ऐसे एफर्ट्स करने से अच्छा है कि आप एफर्ट्स ना करें। ऐसे एफर्ट्स से आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। एट द एंड ऐसे एफर्ट्स का रिजल्टेंट जो है ना वो जीरो आएगा। ये कहावत है ना कि रिजल्टेंट ऑफ द रैंडम वेक्टर्स इज ऑलवेज जीरो, वो बिल्कुल सही साबित होती है। आप एफर्ट्स करेंगे, you are drawing the vectors, but all of these vectors will not be in the same direction, they are randomly oriented. What will be the resultant? At the end आप वहीं खड़े होंगे जहां से आपने अपने सफर की शुरुआत करी है। रिजल्टेंट मिलेगा आपको क्या? जीरो। तो प्लीज इस तरीके के रैंडम एफर्ट्स ना करें। तो ये वो चीजें थी जिन्हें आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। और अब मैं यहां पर डिस्कशन करूंगा कि ऐसी क्या स्ट्रेटेजी है जो कि मैंने शुरुआत में बताया था कि जिससे हम रिवीजन को इफेक्टिवली कर सकते हैं। अब आते हैं मुद्दे पर। हमने डिसाइड किया कि हमें किसी भी चैप्टर को रिवाइज करना है। फॉर एग्जांपल हमने डिसाइड किया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिवाइज करना है। अब रिवीजन के समय मुद्दा यह है कि क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि आपके पास क्लास नोट्स हैं, आपके पास आपके शॉर्ट नोट्स हो सकते हैं अगर आपने बनाए हैं तो, आपके पास आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का मटेरियल है, आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, मतलब पीवाईक्यूज हैं, आपके पास एनसीईआरटी है। अब आपके सामने चैलेंज ये है कि यार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो मेरे पास अबाउट 1000 क्वेश्चंस का कलेक्शन है, इतनी सारी थ्योरी है मेरे पास, इतना सारा स्टडी मटेरियल है, मेरे पास टाइम तो इतना ज्यादा है नहीं, तो अब मैं क्या करूं और क्या ना करूं। सुनिएगा ध्यान से, बहुत मुद्दे की बात बता, और अगर इसको फॉलो कर लिया ना जिंदगी बदल सकती है तुम्हारी। थ्योरी में हमें अननेसेसरी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। मैं ये बात कर रहा हूँ स्पेशली फिजिक्स और मैथ्स के लिए। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी अलग अलग हो सकती है। फिजिक्स में थ्योरी जैसा पार्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता, और अगर आपको थ्योरी रिवाइज ही करनी है तो फॉलो द शॉर्ट नोट्स। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं तो उनको फॉलो करो, या फिर आपके क्लास नोट्स में उन पॉइंट्स को मार्क करके रखो जो इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है? जब भी मुझे थ्योरी रिवाइज करनी है तो उससे पहले बैठ करके मुझे एक ब्लैंक पेपर लेना है, पेन लेना है, और वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स थे जो मुझे क्लियर नहीं है,
ये कैसे पता चलेगा? ये तो आपको ही पता होगा अगर आपने इस चैप्टर को पहले कभी पढ़ा है तो। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर्स, डाइपोल, पोटेंशियल, गॉस लॉ, कूलम्स लॉ, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर कुछ एक पर्टिकुलर एक सेक्शन होगा ना जहां पे आपको डाउट होगा। पूरे चैप्टर में तो डेफिनेटली आपको डाउट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है? आपको उन कॉन्सेप्ट्स पर लिखना है, लिखना मतलब उन टॉपिक्स को लिखना है, और उन टॉपिक्स को लिखने के बाद फिर आपको थ्योरी को रिवाइज करना। और रिवीजन के दौरान बहुत ज्यादा समय ना दें, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको थ्योरी को रिवाइज करते समय चीजों को रिकॉल करें, ठीक। और साथ ही साथ आप पैरेलली जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं ना, उसके साथ ही साथ आप एनसीईआरटी को भी फॉलो करते चले जाएं। स्पेशली केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ये इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट्स हैं। आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन फॉलो करें, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखा गया है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सामने एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं। एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती, मतलब इतना यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज नहीं होती कि आपने पढ़ा हो तुरंत समझ में आ जाएगा। तो शुरुआत में थोड़ा सा आपको तकलीफ होगी, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ने की अपनी एक हैबिट बना लेते हैं तो आपकी जो रीडिंग की कैपेबिलिटीज हैं कि एक बार में पढ़ के समझना, ये आपकी इंप्रूव होगी, और दैट विल हेल्प यू इन एग्जाम। क्योंकि आपको पता है कि जेईई एडवांस एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं। तो आप जिस चैप्टर को भी रिवाइज करने जा रहे हैं, पैरेलली आप उसकी एनसीईआरटी को फॉलो करें, और एनसीईआरटी के जो बेसिक क्वेश्चन हैं जो आपको एक्सरसाइज में दिए होते हैं, उनको साथ ही साथ सॉल्व करते जाएं। इससे पता है क्या होगा? इससे आपकी जेईई की प्रिपरेशन प्लस बोर्ड की प्रिपरेशन पैरेलली चलती रहेगी। आप पहले तो दिमाग से ये फोबिया निकालिए कि जेईई और बोर्ड दो अलग अलग हैं। आपको पता है कि जेईई एग्जाम का सिलेबस और बोर्ड एग्जाम का सिलेबस सेम ही है, बस बोर्ड एग्जाम में हमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट पे ज्यादा फोकस करना होता है, और जेईई एग्जाम में हमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट पे ज्यादा फोकस करना होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपको थोड़ा सा थ्योरी पे ज्यादा फोकस रखना होगा, थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखने की अपनी हैबिट को डेवलप करना होगा, लेकिन ये दोनों प्रोसेस आप पैरेलली कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या करना है? शॉर्ट नोट्स को फॉलो करें, और साथ ही साथ जिस चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं उसके लिए आप एनसीईआरटी को फॉलो करते जाएं। नाउ कम टू द सेकंड स्टेप। ये मैंने आपको बता ही दिया, डाउटफुल जहां पे डाउट है उन कॉन्सेप्ट्स को मार्क करें। एंड द नेक्स्ट वन इज सॉल्व सेलेक्टिव क्वेश्चंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस नहीं करने, आपने जो भी अपने शीट की बेसिक एक्सरसाइजेस सॉल्व की हुई हैं, इधर वो आपकी ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज हो सकती है या सब्जेक्टिव एक्सरसाइज हो सकती है, तो आप उसके सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस को या इंटीजर टाइप क्वेश्चंस पे पहले फोकस करें, और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व ना करें। आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करें जो क्वेश्चंस आपसे पहले अटेम्प्ट में नहीं हुए थे, या हम ये कह सकते हैं ऐसे क्वेश्चन जो कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग थे, और अगर आप पहली बार जब आपने उस चैप्टर को पढ़ा होगा, उस शीट को अगर आपने सॉल्व किया है, उस स्टडी मटेरियल को आपने सॉल्व किया है, तो डेफिनेटली क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाएंगे। अगर आपने मार्क नहीं किए हुए तो एक बार क्वेश्चन को रीड करें, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन आपसे पहले अटेम्प्ट में हुआ था या नहीं हुआ था। तो सेलेक्टिवली सिंगल करेक्ट ऑप्शंस को या सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, और इंटीजर टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको सबसे पहले जेईई मेंस का एग्जाम देना है, तो ये जेईई मेंस के हिसाब से मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? जब आप सेलेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आपको करना है चैप्टर वाइज पीवाईक्यू। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैंने थ्योरी को रिवाइज किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जहां भी मुझे डाउट्स थे उन डाउट्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, सेलेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व किया, और अगर सेलेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद लास्ट 2 इयर्स के आप जेईई मेंस के पीवाईक्यूज को सिंसियरली सॉल्व करिए। मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ आपको अभी इतना ही करना है, क्योंकि हमारा पहला फोकस है जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट, और हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उस एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि वाकई में आप जेईई मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो इन चीज़ों को आपको फॉलो करना है। और अब एट द एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लगातार मुझे मैसेज कर रहा है, और जनरली क्लासेस के बाद एक कॉमन क्वेश्चन जो कि हर एक स्टूडेंट के मन में चल रहा है, कुछ स्टूडेंट इवन पूछ भी रहे हैं ये डाउट कि सर किस चैप्टर को ज़्यादा वेटेज दें। भाई नंबर ऑफ चैप्टर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा ह्यूज सिलेबस है यार,
अबाउट, अगर आप जेई की प्रिपरेशन में देखें तो अबाउट देयर विल बी 85 to 90 चैप्टर्स। तो यार एक साथ सारे चैप्टर्स तो नहीं किए जा सकते, एक साथ अगर बैठ करके सोचोगे तो सिर्फ डर ही लगेगा। मुद्दा क्या है, छोटे छोटे स्टेप्स अगर हम फॉलो करेंगे तो सारे चैप्टर्स कवर अप किए जा सकते हैं। वेटेज किसको ज्यादा दे, आता हूं, देखिएगा मैंने यहां पर आपके लिए काफी होमवर्क किया है। 2020, 21 और 22 लास्ट 3 इयर्स के जो जेई मेंस के पेपर हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में, उनका बैठ करके मैंने सेग्रीगेशन किया चैप्टर वाइज और मैंने परसेंटेज कैलकुलेट किया कि किस चैप्टर से कितने नंबर ऑफ परसेंटेज क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उस बेसिस पर मैंने यहाँ पर ये वेटेज बनाया। देखिए अब बात आती है कि इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट की कोई एक सटीक डेफिनेशन नहीं होती। जैसे एक क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट्स पूछते हैं ना कि सर मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट की डेफिनेशन क्या है वो समझिएगा। मेरे लिए वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है जिसको पढ़ने में रिलेटिवली कम टाइम लगे और उस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो। या फिर मैं ये बोल सकता हूं ऐसे चैप्टर्स जिसमें इवन थोड़ा कम पढ़ के भी हम ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहां पर वेटेज कैलकुलेट किए और मैंने यहां पे प्रायोरिटी ऑर्डर में सभी लिखे हुए भी हैं। जैसे मेरे हिसाब से फिजिक्स में सबसे ज़्यादा अगर हम वेटेज दें तो हम मॉडर्न फिजिक्स को देना चाहिए। मॉडर्न फिजिक्स इंफॉर्मेटिव है। अगर आप अपने क्लास नोट्स को पढ़ लेते हैं और बेसिक स्टडी मटेरियल सॉल्व कर लेते हैं तो मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चंस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछा जाना रिलेटिवली जनरली एग्जाम में देखा गया है कि कम होता है। और मैं आपको बता दूं कि इट इज़ अबाउट 10%, मतलब जेई मेंस में अबाउट 10% क्वेश्चन जो है ना वो मॉडर्न फिजिक्स से पूछे गए। सेकेंड इज थर्मल फिजिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें आपके सारे चैप्टर्स आते हैं, इलास्टिसिटी, कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन, थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, हीट एंड ट्रांसफर। इसका भी वेटेज अबाउट 10% है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने इन चैप्टर को एक बार पढ़ लिया, पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं तो इनके क्वेश्चंस होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आप इसे भी वेटेज दें। मतलब मैं फर्स्ट प्रायोरिटी में इन दो को रखूंगा क्योंकि ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं, या हम कह सकते हैं ये दो चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके क्वेश्चंस आपसे जल्दी हो जाएंगे। थर्ड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक अपने आप में बहुत बड़ा सेक्शन है, फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टू EMI ACA। तो इसमें अबाउट 5 चैप्टर्स आते हैं आपके, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, EMI AC। ये सेक्शन है 22%। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन। अगर ये आपने अच्छे से पढ़ लिया तो जेई मेंस में कई सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड पूछे जाते हैं और इसका वेटेज पता है आपको कितना है, 22%, वन ऑफ अ ह्यूज सेक्शन। तो आप थर्ड प्रायोरिटी में इसको रखें। फोर्थ प्रायोरिटी में आप रखें मैकेनिक्स से ये 3 चैप्टर, WP, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन। इनका वेटेज जो है दैट इज अबाउट 15%। सिमिलरली इसी तरीके से वेव्स एंड SHM, फिफ्थ प्रायोरिटी 12% वेटेज रहा है, और रे एंड वेव ऑप्टिक्स से अबाउट 10%। मैंने यहाँ पे सारे चैप्टर्स नहीं लिखे हैं, इन्हीं चैप्टर्स का जो यहाँ पे लिखे हुए हैं इन्हीं का जो वेटेज है दैट इज अबाउट 80%। बचे हुए बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको इस समय स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहे होंगे, लाइक काइनेमेटिक्स, NLM, फ्रिक्शन, फ्लूइड्स, सेमीकंडक्टर्स, कम्युनिकेशन। जो रिमेनिंग वेटेज है उन चैप्टर्स का मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो चैप्टर्स लिखे हैं जिनका वेटेज बहुत हाई है। और अगर मैं मेंस की बात करूँ तो आप सेमीकंडक्टर और POC को भी बहुत इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि देखा गया है कि सेमीकंडक्टर और POC में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो लगभग एक जैसे ट्रेंड के ही पूछे गए हैं। मतलब अगर आपने लास्ट 2 ईयर्स के PYQ कर लिए तो डेफिनेटली इन चैप्टर्स के क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है, ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पर इस लिस्ट में एक नाम और ऐड करना चाहूँगा, दैट इज व्हाट, सेमीकंडक्टर प्लस POC। इससे भी अबाउट 5% वेटेज आप दे सकते हैं कि यहाँ से पूछा जाता है, लेकिन इसके क्वेश्चन होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि क्वेश्चन रिलेटिवली काफ़ी आसान पूछे गए हैं। तो ये है वेटेज। और अगर आप सिंसियरली स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो आई बिलीव कि आप वाकई में जेई मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।